बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। तमाम तर खदशात तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाकी बजट को पास करने के लिए हुकूमत का साथ दिया। आज कौमी असम्बली ने वफाकी बजट को मंजूर कर लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो एतराज़ात थे, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्या वो हुकूमत ने दूर कर दिए? क्या ये वही बजट है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लोगों ने बनाया था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही थी हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया? क्या ये IMF का बनाया हुआ ही बजट आज हुकूमत ने पास किया है? हुकूमत ने एक बजट पास कर लिया, एक कदम तो उन्होंने तय कर लिया, लेकिन क्या ये कदम मंजिल की तरफ जा सकेगा या नहीं? हुकूमत की मुश्किलात कैसे कम होंगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की आम इत्तेहादी जमात है और ये जो अहम जमात है ये इन तमाम फैसलों को ओन करती है या नहीं करती है, कुछ इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इंटरेस्टिंगली, जहाँ एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, वहीं पे हमने देखा कि कादर पटेल साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने एक तरमीम पेश की थी जिसमें जो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है पार्लियामेंटेरियंस का, उसको उन्होंने बढ़वाने की तजवीज़ दी थी और वो तजवीज़ उनकी कबूल कर ली गई। इसी तरीके से जितने भी मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, उनको टिकट्स मिलते हैं हवाई सफ़र के, और जब वो एक साल मुकम्मल हो जाते हैं, एक साल के लिए होते हैं, उसके बाद उनको ख़त्म कर दिया जाता है। तो उन्होंने ये भी तजवीज़ पेश की जनाब कि वो अगले साल भी इस्तेमाल हो सकें। तो एक तरफ आप मरात बढ़ाने की बात करते हैं, IMF आपसे कहती है अखराजात कम करें हुकूमती, तो कुछ इस्तेजाद के हवाले से भी पूछेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस तरह के मामलात पे क्या अपना मौक़िफ़ रखती है। शहरी रहमान साहिबा से हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल इख्तलाफात का शिकार है। एक के बाद एक लीडर उनका सामने आता है, एक लीडर कुछ बयान देता है, दूसरा लीडर कुछ बयान देता है। एक वजह तो ये है कि ज़ाहिर है इमरान खान साहब से जिन लोगों की मुलाकात होती है, जो वहाँ पे बराह रास्त राब्ते में हैं, और कुछ लोग राब्ते में नहीं हैं, कुछ लोगों की मुलाकात नहीं हो पाई, जैसे शहरयार साहब मिलने की कोशिश करते वो मिल नहीं पाए, तो कुछ तो ऐसे मामलात हैं। उमर अयूब साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी थे पार्टी के, उन्होंने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। जैसे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, पंजाब में एक ग्रुप एक्टिव हुआ जिसका ख्याल था कि अब जो जनरल सेक्रेटरी पार्टी का वो पंजाब से होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो ओहदे वो खैबर पख्तूनख्वा में। अब खबरें ये आ रही हैं कि उमर अयूब साहब का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ और पार्टी ने उनको दोबारा मुंतखब कर लिया है या उनको दोबारा कह दिया है कि वो कंटिन्यू करें। अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। उमर अयूब साहब ने एक लंबी ट्वीट की थी और उसमें उन्होंने वजूहात भी बताई थी। उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि बैरिस्टर गौहर के ज़रिए वो इमरान खान साहब को ये पैगाम भिजवा चुके हैं कि वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात की वजह क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या वाकई इमरान खान साहब के ना होने की वजह से कुछ क्राइसिस का सामना है फैसलों के हवाले से, या जो नए आए हुए लोग हैं जो पार्टी के बहुत सारे मामलात को हैंडल कर रहे हैं, पुराने लोग उनसे नाखुश हैं? कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे जनाब। और आखिर में बात करेंगे जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसको कहा गया है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अता तारड़ साहब को और इलेक्शन कमीशन को कहा है कि फॉर्म 45, 47, 46 जो है वो जमा करवाएं। ये जो 45 और 47 के बहुत सारे मामलात हैं उस पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कुछ लोग इस मामले को लटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका क्या नतीजा निकलने वाला है, कुछ उस पर भी बात करेंगे। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगी सेनेटर शहरी रहमान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, और दूसरे हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे नईम हैदर पंजोदा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और जहांगीर जदून साहब, सीनियर कानूनदान। तो पहले चलते शहरी रहमान साहबा की तरफ। शहरी रहमान साहबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आप उस तमाम प्रोसेस का हिस्सा थी जिसमें ये मुज़ाकरात हो रहे थे, तो जो आपके एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्या वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने दूर कर दिए हैं या उसी बजट के ऊपर आपको उन्होंने कन्विंस कर लिया कि बस यही बजट बन सकता था? कैसे ये अरेंजमेंट हुआ, कैसे आप लोगों ने वोट किया? जी तंजीला, शुक्रिया। आपने देखा होगा कि काफ़ी हफ्तों पर मरबूत ये बातें चली। इसमें दो बातें हैं। एक तो पहली बात मैं वजाहत कर दूं, जब हमारी हुकूमत साजी का अमल चल रहा था उसमें हमने कोalition को बहुत वजाहत से कहा था, और ये तहरीरी मुआहदे में लिखा हुआ है कि जब बजट बनेगा तो चारों सूबों का हमसे कंसल्टेशन होगी PSDP पे, यानी डेवलपमेंट किस तरह होगी, क्या प्रोजेक्ट्स की तरह हमारी तरजीहात थोड़ी सी ज़रूर ज़ाहिर है हम अलग अलग पार्टियाँ ज़ाहिर है अलग हो सकती हैं, और हमने ये नहीं सोचा था कि हम सिंध के सिर्फ हवाले से बात करें। सिंध की भी जो प्रोजेक्ट्स हैं, ख़ास तौर से रेजिलियंस हाउसिंग जो सैलाब के बाद तो बिल्कुल अशद ज़रूरत है उसकी, वो भी उसकी भी मैचिंग फंडिंग वगैरह का मसला था, और बहुत सारे मसाइल थे कि यानी कि, और जनरल बजट पर डिस्कशन तो नहीं हुआ। 4 दिन पहले उन्होंने 3 लोगों को हमें बुला के ब्रीफिंग दे दी, बेशक, लेकिन वो तो ब्रीफिंग थी ना, बजट तो बन चुका था।
और आप अब कह रहे हैं कि आप आईएमएफ के शिकंजे में थे, तो वो तो अब बातें सब गुजर गई, पानी सर पे से भी गुजर गया। और बहुत ही मैं समझती हूँ मुश्किल हालात में एक बड़ी सख्त किस्म की बजट आई है, जिसके टैक्सेशन का हुजूम आम इंसान पर भी है, पाकिस्तान में आम शहरी पर भी है। तो और अब आप लोग सियासी तौर पे क्या इस बजट को ऑन कर रहे हैं, या आप लोग समझते हैं कि नहीं ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का बजट और आपका बजट नहीं है? देखिए, बजट तो मुल्क का बजट है, और ये जब पास होता है तो फिर ये पास होता है। इसमें अब हमारी कोशिश रहेगी, फाइनेंस कमेटियां दोनों हमारे पास है, हमने ली हैं, जो कभी एक दोनों हाउसेज में एक कमेटी होती नहीं है, लेकिन इस हवाले से हमने ली है। और हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी हम इन कमेटियों के ज़रिए रिलीफ ला सकें हम लाएं। और बात इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि ये हमारी इत्तला में आईएमएफ ने बहुत सख्त शराइत इस वक्त रखी हैं। तो अब जो बजट तो पास होनी है, और हम इस तरह नहीं हो सकते जी मुनाफिक के हम सुबह आपके साथ वोट करें, फिर शाम को फिर यूं कह देंगे कि जी ये तो आपका मसला है। नहीं, ऐसा नहीं हम करते। ना हम कनपट्टी पे पिस्तौल रख के नेगोशिएट करते हैं, लेकिन हमने बात जरूर करनी थी कि आप हमसे पहले से रुजू करते। तो ये आइंदा के लिए क्या कोई कमिटमेंट हो गई है? कि जाहिर है बहुत बिल्कुल सारे इनको मुश्किल नवंबर फैसले अब से करने तो हुकूमत ने। सितंबर से रुजू करना पड़ेगा, जब बजट मेकिंग प्रोसेस चल रही होती है। मैं नहीं कह रही हूँ हम कोई इक्तिसादी अफलातून है, लेकिन जब आप इज्तिमाई दानिश सामने रखते हैं तो आप मुस्तफीज ही होते हैं, लोगों को उसके बेहतर ही सम्राट होते हैं। एक से दूसरा बंदा भी एक सजेशन लाता है कि जी देखिए इस इलाके में ये मसला है, आप इसे उससे बैलेंस कर लें। जी। हम हर चीज मैं नहीं कह रही कि परफेक्ट कर सकते, फार फ्रॉम इट, लेकिन हम जो तरजीहात हैं उनको जाहिर है आगे ला सकते हैं। और हमारी हमेशा तरजीह पहले रोजगार और मजलूम तबकात के लिए होती है। रोजगार के हवाले से भी देखिए, आप जब स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की कहते हैं कि हेमरेज कर रही हैं और वो सपोर्ट नहीं हो सकती, उनको बंद करें, तो प्राइवेट सेक्टर पे ही आपका सारा दारोमदार होगा ना, बजट में ग्रोथ सही। लाने का और रोजगार लाने का। बगैर ग्रोथ के तो कुछ नहीं काम होगा। तो इस ग्रोथ को लाने के लिए प्राइवेट सेक्टर भी बहुत सरापा एहतजाज है। ये भी खबरें आ रही थी, मैं पहले खबर की तरफ जाने से पहले अगर आपसे ये पूछ लूं कि आपके जो मेंबर हैं अब्दुल कादिर पटेल साहब, साबिक वफाकी वजीर, उन्होंने जो है वो सफरी अलाउंस बढ़वाया पार्लियामेंटेरियंस का। एक तरफ ज़ाहिर है बार बार आईएमएफ भी कहती है, माहिरीन भी कहते हैं कि हुकूमती अखराजात कम होने चाहिए। दूसरी तरफ इस तरह की चीज़ें, फ़ज़ाई टिकट्स जो आपके पहले आपको पता है जब साल ख़त्म हो जाता है वो आप फिर यूज़ नहीं कर पाते, और उन्होंने कहा वो भी काबिल इस्तेमाल बना दे। तो इस तरह की मरात का इजाफा पार्लियामेंटेरियंस के लिए क्यों, और वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर की अच्छा, जानिब से क्यों? मैं आपसे बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी पार्टी है, जिसमें उनकी सबसे नई और मैं समझती हूँ पुरकशिश एमएनए जो हैं, आसिफा भुट्टो जरदारी, उन्होंने तो अपनी बरात वापस दे दी है और सैलरी दे दी है। मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान के, आप जरा कोई भी रिसर्च खोल लें, गूगल खोल लें, देखें दूसरे ममालिक में पार्लियामेंटेरियंस की ट्रैवल के लिए जो बड़ी तकलीफ से हम आते हैं। अक्सर सुबह 7 बजे की फ्लाइट होती है, पता चलता है हम खड़े रहते हैं एयरपोर्ट्स पे। खास तौर से बलूचिस्तान के जो ट्रैवल करके आते हैं लोग, उनके लिए तो बहुत तकलीफ होती है। तो ये दूसरे ममालिक में जो भी मरात होते हैं वही होने चाहिए, कोई नाजायज बात नहीं हो सकती। आपको याद है कि सेनेट में पिछले साल 2 साल पहले एक बड़ी मूव चली थी, सब मुत्तफिक हो गए थे कि बलूचिस्तान हुकूमत के बराबर होनी चाहिए तनख्वाह सेनेटर्स की और एमएनएस की, क्योंकि वो 4 या 8 गुना ज्यादा है हमसे। बहरहाल उस पे पीपल्स पार्टी ने पोजीशन ली कि ना करें, सिंपली बिकॉज कि ये लगेगा बुरा। ये नहीं कि इसमें कोई सब्सटैंशियल इम्पैक्ट होगा। जहां आप खरबों की बचत कर सकते हैं वहां नहीं कर रहे हैं। तो ये जो पेनी वाइज पाउंड फुलिश वाली बात होती है, यही होती है। लेकिन 8 गुना बढ़ाना बहुत बुरा लगता है। फिर आप मुझसे जो सवाल करती तो मैं हिचकिचा रही होती उसका जवाब देने के लिए ना। लेकिन जो जो तो दूसरे, बिकॉज आपसे बेहतर कौन जानता है, आप खुद हमारे प्रोफेशन से भी रही हैं, आप बाहर एम्बेसडर भी रही हैं, जो दूसरे ममालिक में पार्लियामेंटेरियंस जो काम करते हैं, जो क्वालिटी ऑफ डिबेट में उनका कंट्रीब्यूशन है, आप अगर उसको कंपेयर करें पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन से तो आपको लगेगा कि बहुत सारे लोग तो बिजनेस में हिस्सा ही नहीं लेते।
ठीक है नहीं, वो देखिए हर हर पार्लियामेंट में तंजीला, मैंने बड़ी स्टडी की है ये, जिन दिनों में एमएनए थी खुद, तो उस वक्त टाइम भी होता था, ऑपोजिशन में बैक बेंचर को टाइम होता है। तब तो मैंने और नवीद कमर ने बहुत, हम दोनों ने स्टडी की थी, एक हम स्टडी टूर पे भी गए थे पूरे खित्ते के, हम सबसे कम बरात लेते हैं। ठीक और है। हमारी क्वालिटी ऑफ डिबेट 15% हर पार्लियामेंट में होते हैं लोग जो एक क्वालिटी मेंटेन करते हैं। और हमारे यहाँ एटलीस्ट कुर्सियां तो नहीं चल रही होती हैं एक दूसरे पे, हमारे चले रुतबे में शुक्र तो है। चल रही होती हैं। लेकिन अब मुझे ये बताइए, वो जो खबर मैं कह रही थी, तो ठीक है जी। खबर ये आ रही थी कि बजट के बाद, बजट पास होने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वापस कैबिनेट में आ जाएगी, कैबिनेट का हिस्सा बनेगी। इस खबर में कोई सदाकत है? इस पे कुछ सोच विचार हो ये रही मेरी है? इत्तला में कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। ये जो प्रपोजिशन है, ये आउट ऑफ द डिस्कशन हो गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, ये या ये हमारे सामने कोई डिस्कशन नहीं हुई, ये तो हमारी आला क़यादत ही तय करेगी, यानी कि जरदारी साहब, प्रेसिडेंट साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। बाकी हम सारे डिस्कशन में रहे हैं और हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं हुई। बहुत सारे ये तो मीडिया ही हाँ, सवाल करता है बहुत बस। सारे चैलेंजेस भी हैं पाकिस्तान को इस वक्त, जिसमें एक बड़ा चैलेंज जो है वो मुआशी इस्तेहकाम का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी ऑन बोर्ड होगी हुकूमत के साथ, SIFC के मामलात पे, बाकी फ़ैसलों पे, IMF के मामलात के साथ? यानी कि जो ओनरशिप का मामला है, ज़ाहिर है ये एक संजीदा मामला आपकी सियासत के लिए, आपकी जमात की सियासत के लिए। इट्स अ सीरियस कंसर्न कि आप आज के इन फैसलों में हैं, इत्तेहादी हैं, नहीं हैं, कितने इत्तेहादी हैं? मतलब ये भी एक अजीब सी बहस है कि अजीब देखिए से हमने इत्तेहादी हैं। हमेशा कहा, तंजीला इजाजत दें, हमने हमेशा कहा, उस वक्त भी कहा कि आप फिर कोalition रनिंग को थोड़ा इंस्टीट्यूशनलाइज करें, इसे थोड़ा स्ट्रीमलाइन करें, तरीक़ेकार ढूंढें, मशावरती एक ढांचा बनाएं, जो हमने बनाया हुआ था जब हम गवर्नमेंट चलाते थे। हम तो अपोजिशन को भी मैनेज कर लेते थे साथ रखना। खैर अपोजिशन उन दिनों एक और लेवल की होती थी, एक तरीक़ेकार होता था, एक वज़ादारी होती थी। यहाँ तो तहरीक इंसाफ ने, मैं माफ़ी से कहूँगी माजरत के साथ, कि उन्होंने पाकिस्तान की सियासत को ऐसी नहज पे ले आए हैं कि कोई तामीरी काम करना बहुत मुश्किल हो गया है कमेटियों में भी। वो तो डिपेंड करता है क्या उनके लीडर ने उनको कहा है, कितना शोर मचाना है, कितना इंतशार फैलाना है। मैं ये भी जानती हूँ कि उनके बहुत सारे मेंबर्स काम करना चाहते हैं, क्योंकि कमेटी में माहौल और होता है, कोशिश होती है तामीरी काम हो, बिल्स निकले और अकाउंटेबिलिटी हो इदारों की। तो उम्मीद है कि ऐसा होगा। लेकिन जहाँ तक स्टेक होल्डर यानी मुशावरती कोई ढांचा है, वो एक देखिए, आपको ना सिर्फ हमें मगर बाकी लोगों को भी कौमी धारे में रखना है। आप अपने कोalition पार्टनर्स को इशू बाय इशू करते जाएंगे मैनेज, यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस के लिए कि आप पूछ लें कि ये बड़ा इशू हम चेंज करने जा रहे हैं, इस पे आपकी क्या राय है। 2 दिन का काम होता है जी, इतना कोई लंबा काम नहीं होता। तो ये उनको क्रिएट करना पड़ेगा, एक मुशावरती ढांचा, सूबों के लिए भी और यहाँ वफाक के लिए भी। आपको ये सीरियसनेस भी नज़र आई है? क्योंकि एक तासुर तो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ज़्यादा, लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट हलकों की तरफ से भी ये तासुर तो बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है कि ये हुकूमत बेख्तियार है और इस हुकूमत के पास फ़ैसले करने की ना तो इस्तेदाद है ना इख्तियार है। तो आपको भी कुछ ऐसा नज़र आता है, बीइंग कोलिशन पार्टनर, के ये हुकूमत है बेख्तियार? क्योंकि आप हुकूमत में जब होते हैं तो आप ये तो नहीं तासुर बना सकते कि हम बेख्तियार हैं, हमारे फ़ैसले हम नहीं करते। नहीं, फैसले तो देखिए, जो जिस फैसले के आप शराकतदार हों, वही फैसला आप अपना इख्तियार समझना पड़ता है। या तो आप कहें कि जी ये मसला ऐसे नहीं चल सकता, हम इसमें थोड़ी सी तरमीम ले आएं या पुश बैक करें, या आप एक कंस्ट्रक्टिव अमेंडमेंट कर लें। हर चीज़ का रास्ता होता है। देखिए, हमारा काम होता है सियासत में जो मुश्किल है उसको कम मुश्किल बनाना, और जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, जो नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन है, उसे मुमकिन बनाना। दैट इज द आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स, मेकिंग द इम्पॉसिबल पॉसिबल। लेकिन तहरीक इंसाफ उल्टा करती है, जीदे में जो मुमकिन है वो उसको नामुमकिन बनाती है। आज भी या कल शायद प्राइम मिनिस्टर ने हाथ बढ़ाया डायलॉग का, वो क्या रिस्पॉन्स आया? वो भी पार्लियामान में। पार्लियामान में तो आप हर किस्म का पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो खैर, आप मुझे अपने कोalition की पूछ रही थी। वील हैव टू ओन आवर डिसीजंस, और ये एक भारी आपके सर पे होता है कोalition में।
सही। और हाँ, ये सिंस तो आप ये एक बड़ा अहम मामला है जो अज़्म इस्तेहकाम की बात हुई, जिस तरह से रिएक्ट किया गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर? अब काफ़ी सारी क्लैरिफिकेशंस आ गई हैं कि ये कोई फौजी ऑपरेशन उस नौयत का नहीं है जैसे पुराने ऑपरेशन थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कंसल्ट किया गया था बिफोर मेकिंग दिस इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट क्या? देखिए, मेरी इत्तला में कोई ऐसे वसी तर जो हमारी कमिटीज के जरिए होता है वो तो नहीं हुआ, लेकिन ऑपोजिशन अगर ये ऑपरेशन नया नहीं है तो फिर तो समझ आती है, और इनको फिर ऑपरेशन कहना नहीं चाहिए था, शायद ये हुआ है कि इसे नया ऑपरेशन नहीं कहना चाहिए था। इसे हम सोच लेते कि ये किस तरह का किस नौयत के चेंज है या शिफ्ट है, या कहाँ इसको, या इम्प्रूव शायद किया जा, हाँ। उनको हौसला भी देना होता है। देखिए कि दहशतगर्दी आए दिन अगर बढ़ रही है या फिर से सर उठा रही है, जिसके लिए हमने पाकिस्तान ने अनगिनत आई एम सॉरी कुर्बानियां दी हैं, और फिर से हम नहीं अफोर्ड कर सकते कि जो दुनिया में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस नहीं कामयाब होते वो पाकिस्तान में हुए हैं। ये बात तो हम भूल गए हैं कि हर 4 घंटे हम टीवी ऑन करते थे तो बम ब्लास्ट होता था, खानका यस। में, स्कूल में, अस्पताल में, तंसीबात में, रोडों पे, गलियों में, बाजारों में, और हजारों हमारे लोग शहीद होते थे, कभी सिविलियंस, कभी हमारे फौजी। तो वो सूरत हाल पर हम वापस नहीं जा सकते, उस सूरत हाल पे भी वापस नहीं जा सकते जहां मोहतरमा शहीद ने अपने आखिरी जलसे में कहा कि स्वात में झंडा पाकिस्तान का हटाया जा रहा है और मैं इसको नहीं होने दूंगी, मैं मुल्क को बचाऊंगी, आप मुझे मुल्क मेरे साथ मिलके बचाएंगे। तो इसमें सियासत का बिल्कुल एक किरदार होता है, अवाम का होता है, कम्युनिटीज का होता है, और बेहतर ही होता है लोगों को साथ लेके चलना। तो मैं नहीं समझती कि ये इतना बड़ा नया ऑपरेशन है। इट इज लाइकली कि उसमें इंटेलिजेंस ऑपरेशंस बढ़ेंगे, या और जी। जरूरत ही होगी, क्योंकि अगर दहशतगर्दी बढ़ रही है तो इसमें तो फिर कोई दो राय नहीं हो सकती कि आप इसके खिलाफ एक्शन लें। और आप अफ़गानिस्तान की के साथ पाकिस्तान के जो मामलात हैं, मैं आपकी अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन मांगना चाह रही हूँ। आपको लगता है कि जी, मौजूदा निज़ाम को उसको रीनिगोशिएट करने की ज़रूरत है? क्योंकि हम बार बार एक ही बात कहते हैं, अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें, इसके बावजूद भी चीज़ें सही नहीं हो रही। तो क्या ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के आई पास? थिंक पाकिस्तान का अमला दोहा की टॉक्स में जाएगा, जो यूनाइटेड नेशंस भी उनमें मुतहर्रिक होता है। वहाँ देखिए ये क्या बात करते हैं, और मैं समझती हूँ तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के साथ थोड़ी इंगेजमेंट कम हो गई है। जो भी है वो अफगानिस्तान के हुक्मरान हैं, हम्म। और अगर आपको तालिबान, टीटीपी और इस तरह की तंजीमों के साथ एक्शन लेना है और उनको उसकी प्राइमरी जिम्मेदारी उन्हीं की होती है, तो ये ज़रूरी होगा कि उनके साथ कोई ना कोई वे फॉरवर्ड रोड मैप बने, जहां या तो आप उनकी मदद करें आपके इस हद तक, इस बॉर्डर एरिया तक, क्योंकि हम्म। ये बहुत हम एक्सपोज होते हैं। बॉर्डर बंद भी रहता है, वो भी एक कंट्रोवर्सी का की वजह बनती है। बंद भी होता है तो फिर वो उसकी लीकेजेस होती हैं, क्योंकि बहुत दोनों तरफ कम्युनिटीज हैं। क्योंकि देखिए हमने बहुत साल खुली रखी, और ट्रांसपोर्ट और इतना ज्यादा इंटरेक्शन था और खुलेआम था कि रास्ते बहुत निकल आए हैं, हम्म। कम्युनिटीज दोनों तरफ स्प्रेड हो गई हैं। जब पाकिस्तान बना या हिंदुस्तान की तकसीम हुई तो पंजाब और सिंध तो बंद कर दिए गए ना, वहां भी सबकी चीखें निकली थी, हम्म। और पार्टीशन हुआ था, सख्त पार्टीशन हुआ था, लेकिन हार्ड बॉर्डर बन गया था। तो तो अब ये तो नहीं जी, तो मसला फिर ड्यूरैंड लाइन होता रहा ना। ड्यूरैंड लाइन क्या चीज है? इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारा अफगानिस्तान के साथ, तो वी हैव और टू, उसको जी हाँ, जी मेक श्योर कि वो प्रोटेक्टेड हो दोनों जी तरफ से। जी जी थैंक यू सो जी मच शरी रहमान साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। आपने गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजट जो है अप्रूव करने में हुकूमत की मदद की है। जो अंडरस्टैंडिंग थी इनकी हुकूमत साजी के वक्त, अब उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ आइंदा के लिए ऑनर करेगी। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल उसमें ये लगता है कि IMF की वजह से हुकूमत जो फंसी हुई है, ये वही बजट जो है पास किया गया है, कोई बहुत बड़ी उसमें तब्दीलियाँ मुमकिन नहीं थी मौजूदा हालात में। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बात करेंगे कुछ सियासी और अदालती मामलात की। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं नईम हैदर पंजोता साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, और जहांगीर जदून साहब सीनियर कानूनदान हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। पंजोता साहब, सबसे पहले तो बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुसलसल ऐसे लग रहा है कि अंदरूनी इख्तलाफात बढ़ रहे हैं।
शहरयार साहब के बाद अब उमर अयूब साहब के इस्तीफ़े की खबर सामने आई, उनका ट्वीट भी सामने आया, उन्होंने कहा मैंने पैगाम भी भेज दिया है। अब खबरें आ रही हैं कि उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। पहले वो कह रहे थे कि खान साहब जैसे कहेंगे वैसे मज़ीद तब्दीलियाँ होंगी। कि खान साहब के कहने से तब्दीलियाँ हो रही हैं या वाकई आपस में लोग लड़ रहे हैं और वजह यह है कि नए आ गए हैं, नए लोगों ने पार्टी पे कब्जा जमा लिया है, ये भी कहा जा रहा है? नहीं, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो आपने मौका दिया। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है कि जिसमें इस्तीफे आएंगे। देखें, अगर किसी शख्स को इंटरनल तौर पर हर पार्टी के अंदर मामला चलते रहते हैं, किसी को किसी से इतराज हो सकता है, रिजर्वेशन हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी को टूट गई है। पार्टी है सबकी, सिर्फ अरकान, कोई ग्रुप बंदी नहीं है, कोई धड़ेबंदी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और इस हवाले से आपने देख लिया होगा कि शानदाना गुलजार साहबा ने भी ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे बयानात को तोड़ मरोड़ के और ऐसे किया जा रहा है, तो लिहाजा ऐसी कोई डिवीजन नहीं है। सेकंड बात ये रहेगी कि जो सेक्रेटरी जनरल है उमर अयूब साहब, जैसे उन्होंने इस्तीफा दिया है तो उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह लिखा है कि क्योंकि मैं इस वक्त जो है वो यहाँ पर असम्बली के अंदर एक मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, कायदे अदब इख्तिलाफ का जो है उन्हें मनसब जो मिला हुआ है, तो उन्होंने कहा है कि मैं बतौर अपोजिशन लीडर जो है वो वहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है और फिर केसेस मुख्तलिफ शहरों के अंदर, कभी सरगोदा जाना, कभी गुजरांवाला जाना, कभी लाहौर जाना, तो वो तंजीमी हवाले से उस तरह से टाइम जो है वो नहीं दे पा रहे। क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छा, जिस वक्त वो सारे इलेक्शन नहीं हुए थे तो उससे पहले उन्होंने बेहतरीन तरीके से सारा परफॉर्म किया, तो उन्होंने बेहतर समझा कि मैं सही जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो लिहाजा ये जिम्मेदारी किसी और को दी जाए। तो अब ये जो है मामला आपको लगता है कि सेटल हो गया है? शहरयार आफरीदी हो गए, बहुत सारे लोग खैबर पख्तूनख्वा से उनका ख्याल था कि शायद उन्हें इग्नोर किया गया है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से भी कुछ इख्तलाफात थे। अब हमने देखा कि पंजाब से एक बार फिर थोड़ा सा एक्टिव हुआ है ग्रुप के, उनका ख्याल है कि पंजाब के लोगों को ज़्यादा ओहदे मिलने चाहिए। ये सारी बातें हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़ाहिर ज़राए से सब कुछ कोट करते हैं। तो ऐसा कोई पार्टी के अंदर आपको माहौल नज़र आता है, कोई ऐसी गुफ्तगू इन इशूज़ पे हो रही है जो कंट्रोवर्सीज बार बार बाहर आती हैं, इससे पार्टी को ज़ाहिर नुकसान हो रहा है? नहीं, देखें, अगर बात की जाए ना, मैंने पहले भी कहा ना कि इख्तिलाफ राय या किसी की कोई बात हो सकती है, उसके तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, तो वो इंटरनल बैठ कर क्लियर भी किए जा सकते हैं और वो सारी चीज़ें साथ, किसी का कोई इतराज़ हो तो वो डिस्कशन होती है और क्लियर हो जाती है। सेकंड बात ये रहेगी कि पंजाब के हवाले से या केपी के हवाले से या एक सूबाई जो तासब देने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसा मामला नहीं है। अगर ओवरऑल बात की जाए तो इस वक्त अगर आप देखें तो केपी में हमारी हुकूमत है, लेकिन ज्यादा ओहदे, जैसे चेयरमैन साहब वो भी केपी से थे, जैसे सेक्रेटरी जनरल साहब वो भी केपी से थे, और भी ओहदेदार ज्यादा जो हैं वो केपी से थे। तो इसलिए ये खान साहब ने और पार्टी जो है वो चाह रही है कि ज्यादा जो है इस वक्त, जैसे अब कमेटियां डिस्ट्रीब्यूट होनी है, उस हवाले से मुख्तलिफ लोगों को जो है वो नॉमिनेट किया जाएगा। जहांगीर साहब, जो इद्दत में निकाह केस में जो सज़ा मुअत्तली का मामला है, उस पर आप बताइए कि सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें इनकी मुस्तरद हो गई हैं। उससे पहले हाई कोर्ट से भी रिलीफ लेने की कोशिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुकला कर रहे थे, बुशरा बेगम साहिबा की और इमरान खान साहब के वकील। कानूनी तौर पर आपको क्या नज़र आता है, कौन से ऑप्शंस हैं, क्या मज़ीद प्लेटफॉर्म्स हैं, अपील में जाएंगे, क्या करेंगे? ये देखें, जो सजा सस्पेंशन का जो प्रोविजन है वो 426 है सीआरपीसी के अंदर, तो उसके अंदर स्लैब दिए गए हैं कि सजा कितनी होगी जब सस्पेंड होगी, जब आपकी अपील फिक्स नहीं होगी तो सजा सस्पेंड होगी। तो उस पैरामीटर में देखें तो इनका जो मेन केस है, इनको इस पे फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि एक या हफ्ते का या 10 दिन का फर्क हो। तो सजा अगर सस्पेंड नहीं भी हुई तो इनको मेन जो इनकी अपील है उस पर फोकस करना चाहिए। मेरिट पे केस मेरी नज़र में इनका स्ट्रांग है, क्योंकि पहले जो जज साहब थे जिनसे केस ट्रांसफर हुआ है, वो मेरे ख्याल में उन्होंने जानबूझ के एक ट्रैप किया है कि वो समझ गए थे कि केस जो है उनके अगेंस्ट आ रहा है और उनके इनकी अपील जो है वो एक्सेप्ट होने जा रही थी, तो उस वजह से उन्होंने केस ट्रांसफर करा लिया है। तो इनकी स्ट्रेटजी मेरे ख्याल में अब मेन अपील पे होनी चाहिए कि अपील जो है वो डिसमिस हो अपना, तो उसके बाद जो है फिर आगे जो है का काम चलेंगे, अपील इनकी एक्सेप्ट हो और के जो कंप्लेंट है वो डिसमिस होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में अब हाई कोर्ट जाने का इनको फायदा नहीं है, सिर्फ इसी अपीलेट कोर्ट के पास ही अपना फोकस रखें। हाँ, फाइनल जो डिसीजन अपील पे आता है तो डेफिनेटली अगर इनकी अपील एक्सेप्ट नहीं होती है तो फिर ये इनके पास और तो कोई रास्ता नहीं है सिवाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का। पंजोता साहब, क्या स्ट्रेटजी बना रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि आप लोगों को बड़ी उम्मीद थी
जजेस चेंज होने पर भी ज़ाहिर है मसले हो रहे थे, लेकिन अब जो नए जज हैं उन्होंने भी आपकी अपील जो है वो मुस्तरद कर दी। अब आप क्या करेंगे? देखें, जिस तरह जो है मुखावर मानका को इस केस के अंदर बाकायदा तौर पर जब फैसला देना था, जिस दिन फैसला आना था, उस दिन बाकायदा भेजा गया कि आप जाकर उकसाएं, वहाँ पर माहौल ऐसा बनाएं, उस जज के ऊपर रिक्यूजल करें। हालांकि उससे पहले रिक्यूजल की एप्लीकेशन वही जज जो है वो रिजेक्ट कर चुके थे और कोई रीजन नहीं बताई गई कि किस वजह से जो है वो रिक्यूजल चाहते हैं। कहते हैं जी कि अखबार के अंदर जो है वो इस केस के हवाले से जिक्र है, डॉन के अंदर लिखा हुआ है। क्या ये रीजन है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप कह रहे हैं कि आप केस न सुने? आप बताएं ना कि आपको सुना नहीं गया, या कोई क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका आया, या आपके साथ किसी तरह से आपको टाइम नहीं दिया गया, या किसी आप ऑर्डर से अफेक्ट हुए हैं जो आप प्रोसीडिंग के अंदर जो आपने देखा, कोई रीजन होती है ना वैलिड, कोई रीजन नहीं है। लेकिन एक मुनज़्ज़म प्लान के जरिए उनको जो है वो पीछे हटाया गया और नए जज को लाया गया। अब देखें, जैसे जदूर साहब फरमा रहे हैं ना, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है वो अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब को सजा हुई थी साइफर केस के अंदर 10 साल। इसी तरह से आपने देखा कि 14 साल सजा हुई थी तोशाखाना केस के अंदर। अब तोशाखाना केस के अंदर आपने देखा कि सजा जो है वो मुअत्तल हो गई। तो ये चीजें जो है ये ऑन रिकॉर्ड है और इसके ऊपर बड़ी वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं जो कि हमने दी थी। 4-4.5 घंटे हमारी तरफ से दलाइल हुए और जब ऑर्डर आया, ऑर्डर के अंदर लिखा ही नहीं गया, यानी कि उसके अंदर लिखा गया है कि जी टेक्निकली ग्राउंड्स के ऊपर आपकी बेल जो है वो मुस्तरद की जाती है, ये दरखास्त मुस्तरद की जाती है। हालांकि 3-3.5 घंटे मेरिट के ऊपर बहस हुई है। अब देखिए, इसके अंदर 2 पॉइंट थे। पहला पॉइंट था कि एज ए मैटर ऑफ राइट, और दूसरा जी के जो इन ऑफेंस के तहत जो है वो सजा दी गई है वो बेलेबल है। ये दोनों को रिजेक्ट किया गया और ये भी कहा गया। अच्छा, इसमें हमने तीसरी ये चीज भी ऐड की थी कि खान साहब के हवाले से भी हम कह रहे थे, लेकिन एक औरत को खास तौर पर जो है वो कानून जो है उसके अंदर वो एक आप समझ लें कि उसे थोड़ा सा एज होता है कि उसे प्रोटेक्शन मिलती है और उसे उसकी सजा जो है वो ज्यादा चांसेस होते हैं कि कोई भी बेल का मामला हो या इस तरह का कोई भी मैटर हो तो उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ा सा वो एग्जाम्पशन मिलती है। लेकिन यहाँ पर वो नुकता भी जो है, हालांकि उसके ऊपर भी अथॉरिटीज दी गई, वो भी रिजेक्ट किया गया, उसके अंदर लॉ भी पेश किया गया, रिजेक्ट किया गया। ठीक है। अब जो हमारी दरखास्त थी सस्पेंशन की वो तो मुस्तरद हुई है। अगर हम उस सस्पेंशन के खिलाफ हाई कोर्ट में जाते हैं तो डेफिनेटली हमारी मेन अपील जो है वो भी 30 दिन के अंदर डिसाइड होनी है। 2 तारीख है, 8 तारीख तक वो मेन अपील डिसाइड होनी है। तो हमने प्लान यही बनाया कि हम मेन अपील जो है वो डिसाइड करवाएं, ना कि उस ऑर्डर को लेकर जाएं और फिर उसके अंदर नोटिस हों और फिर नीचे जो है बान उनको मिले कि जनाब जदून साहब कह रहे हैं बुनियादी तौर पर आपकी वही अप्रोच होगी। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। जो दीगर मामलात हैं कुछ उस पर भी बात करते हैं। जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जो चीज़ें फॉर्म 45 और 47 को लेके चल रही हैं उनका क्या नतीजा निकलने वाला है, कुछ उस पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जदून साहब, जो 2 मामलात हैं, ज़ाहिर है एक तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जो केसेस हैं आप उनको देख रहे हैं, आपको लगता है कि ये किसी तरह जल्दी डिसाइड होना सियासी माहौल को ज़रा बेहतर करेगा? अदालतें जो हैं वो बुनियादी तौर पर नज़र तो आती हैं कि वो सियासी माहौल को देख रही हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो बिल्कुल हटी हुई है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं जजेस के रिमार्क्स किस तरह के आ रहे हैं, चाहे वो सुपीरियर जुडिशरी हो चाहे वो लोअर जुडिशरी हो। अब ये तो बहस की बात नहीं रही कि वो मुतासर हो रहे हैं इस माहौल से या नहीं, लेकिन आप इन मामलात को, जो ट्रिब्यूनल्स के मामलात हैं, बिलखसूस ये जो इस्लामाबाद के हल्के हैं, PTI की जो जितनी भी अपीलें हैं, PTI जहाँ जहाँ पे लेके गई हुई इस मामले को चैलेंज किया हुआ नताइज को कैसे देखते हैं आप? जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसके अंदर एक टाइम लाइन दी गई है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जब कॉन्स्टिट्यूट हो जाते हैं और केस इनिशिएट हो जाता है तो उसके 6 मंथ के अंदर जो है फाइनली केस को डिस्पोज ऑफ कर दें। तो अगर कोई इलेक्शन ट्रिब्यूनल ये कोशिश कर रहा है कि जो इलेक्शन डिस्प्यूट है, उनकी जो पिटीशन है वो 6 महीने के अंदर डिसाइड हो जाए, तो इसमें क्या हर्ज है? वो तो लॉ के अंदर लिखा हुआ है। तो इसमें तो दोनों पार्टी को वेलकम करना चाहिए कि जितना जल्दी हो, विद इन 6 मंथ अगर कोई डिसाइड हो जाता है केस, तो दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। तो इसमें मेरे ख्याल में बजाय से कि इसको डिले किया जाए, इसमें तो दोनों पार्टियों को कोऑपरेशन करना चाहिए और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के साथ तावन करना चाहिए। होता यूं है कि जब किसी का केस कमजोर होता है तो उसके पास यही टैक्टिक्स होते हैं कि केस को ज्यादा से ज्यादा प्रोलॉन्ग किया जाए। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तो खासकर आप देखें, पाकिस्तान की तारीख यही बताती है कि 5 साल के बाद दूसरा इलेक्शन आ जाता है तो इलेक्शन पिटीशन जो है वो या तो चल रही होती हैं या इलेक्शन आने से 2-4 महीने या 6 महीने पहले डिसाइड हो जाती हैं।
तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते जाते नया इलेक्शन आ जाता है। सर वो कासिम तो इस सूरी तरह साहब से के जिस हल्के की कैंडिडेट- मिसाल ले लेना, वो डिप्टी स्पीकर रह के चले गए इतने साल और उनका जो इशू था वो वहीं जी। पे रहा, उसको किसी ने टेकअप ही नहीं किया। कासिम सूरी का इशू था, फिर अभी एक सरगोदा के आप पंजोता साहब को पता है, डॉक्टर जुल्फकार भट्टी, तो उसका जो केस था सुप्रीम कोर्ट में इस मेन इलेक्शन से 3 महीने पहले डिसाइड हुआ है कि आप एमएनए बन गए हैं वो दूसरे के अगेंस्ट। अब देखें ना, एक बंदा 5 साल के लिए एमएनए बनता है, उसको 3 महीने का टेन्योर देता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल, या उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में जाते थे। तो ये बड़ी ज्यादती होती है। जिसका राइट बनता है लोगों को रिप्रेजेंट करने का, जिनको एमएनए को लोगों ने चुना है, उनको आप मौका नहीं देते। उनको असेंबली में जाना चाहिए, उनको लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहिए। और जो लोग हारे हुए हैं, ये वो समझते हैं वो हारे हुए हैं, तो उनको या तो शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए। अगर शिकस्त नहीं तस्लीम करते, अपना लीगल डिस्प्यूट जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जरिए रिजॉल्व कराना चाहते हैं, तो उनको फुली कोऑपरेट करना चाहिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल के साथ, ना कि वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करें और तमाम सिस्टम को जो है वो डिरेल करने की कोशिश करें। ठीक, पंजोता साहब आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अदालत जो है वो जो इलेक्शन एक्ट में फौरी तौर पर जो तब्दीली की गई है उसके ऊपर भी अदालत के रिमार्क से लग रहा है कि अदालत कोई बहुत ज़्यादा उससे खुश नहीं है कि इतनी जल्दी में वो क्यों तरमीम लाई गई है। देखिए, अदालतों ने फैसले करने हैं, इंसाफ देना है, कानून के मुताबिक करने हैं, और ये चाहते हैं कि कानून के मुताबिक ना मुल्क जो है इनकी मर्जी के मुताबिक। अब आप देखें कि एक टाइम पीरियड जो है वो एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि आपने ये दरखास्तें इतने टाइम डिसाइड करनी है। अब हुआ क्या कि जब हाई कोर्ट ने कहा कि आप फॉर्म 45 लेकर आ जाएं, तो ये भाग गए। ये क्यों भाग गए? अगर शो में कहें ना कि आप हलफ देते हुए तो नहीं देते, कहते हैं अदालत में आ जाएं। अच्छा, अदालत कहती है कि आप लेकर आ जाएं, तो ये जज के ऊपर अदम एतमाद कह देते हैं, कहते हैं जी बहुत जल्दी में है। ये क्या रीजन है कि आप इसका कहें कि वो जल्दी में है? वो आपसे मांग रहे हैं, 1.5 महीना हो गया, आपने जवाब जमा नहीं करवाया, नोटिस पे नोटिस आपको भिजवा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप फॉर्म 45 लेकर आए। आप भागे हैं, और भागे हुए आपने एक ऐसा जो है वो तरमीम की, ऐसी तरमीम लेकर आए कि आपने उस धांधली के ऊपर पर्दा डालने के लिए कहा कि अब ये जजेस जो है ना, ये तो हमसे हम इनको खरीद नहीं पा रहे, तो लिहाजा रिटायर्ड जज अपनी मनमर्जी के लगाकर उनसे अपनी मनमर्जी के फैसले जो है वो लिए जाए। अवाम के मैंडेट पर डाका डालकर एक अगर उम्मीदवार है जिसके अंदर थोड़ी सी भी रत्ती बराबर भी कर्म होना, वो कभी ये ना कहे कि यार ये मैं तो हार गया हूँ, इखलाकी तौर पर भी वो कहे जी नहीं, जैसे वो नहीं हो रहा आपने उधर कहा था, तो लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। लेकिन ये 180 सीटें हमारी, जिसको ये 100 से नीचे लेकर आ गए, 80-90 सीटें खाकर और बड़े ढिठाई के साथ फॉर्म 47 मुताबिक अपनी गवर्नमेंट बनाकर, और कहते हैं जी कि हम कानून की बालादस्ती के लिए जंग लड़ रहे हैं, हम मुल्क के अंदर मुल्क को बचा रहे हैं। क्या ये मुल्क को बचा रहे हैं कि आपने बुनियाद ही ऐसी रखी है कि पूरी दुनिया जो है वो कहती है कि मुल्क आपके मुल्क के अंदर 8 फरवरी तो आपको कुछ लग रहा है, जल्दी से बता दें लास्ट मिनट पंजोता साहब, कि जल्दी मामलात हो जाएंगे, या जैसे जदून साहब कह रहे हैं कि बस ये 5-5 साल लटकते रहेंगे, कुछ ऐसा नजर आ रहा है? देखें, ये जो अगर देखा जाए ना जी, तो ये तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि 5 साल से पहले मामला जो है वो खत्म हो। लेकिन जिस तरह कुछ जजेस जो है वो खड़े हो गए, तो हम उम्मीद रखते हैं कि वो जजेस जो है ना, जिस तरह उन्होंने स्टैंड लिया है, कुछ ना कुछ ऐसा मामला होगा कि ये केसेस जो है डिसाइड होने की तरफ जाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा होगी जिसमें या फिर वो कहते हैं ना कि या फिर उनके खिलाफ रेफरेंस पे रेफरेंस आएगा, कोई और नया कोई तरीकाकार ढूंढेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ डेवलपमेंट जरूर होगी। बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजोता साहब, जहांगीर जदून साहब, आपने गुफ्तगू सुनी जी। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।